आज हम बात करते हैं ऊर्जा के स्रोतों की। तो ऊर्जा के स्रोत की जब हम बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज़ दिमाग में आती है, क्या यह सतत स्रोत है या ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। जो स्रोत लगातार निरंतर चलते रहते हैं उनको अक्षय स्रोत कहा गया है। और ये स्रोत वो होते हैं जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिनको हम कहते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये निरंतर निरंतर हमें मिलते रहेंगे और इनसे हम ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं। दूसरी तरफ होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, मतलब वो स्रोत जो कुछ समय के लिए हमारे पास हैं और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे। जैसे आपका कोयला हो गया, जिस तरीके से आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, ये सारे स्रोत हमारे पास कुछ समय के लिए हैं और समाप्त हो जाएंगे। दूसरी तरफ होते हैं पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत वो होते हैं जो ट्रेडिशनली हमारे पास हैं, मतलब वह हम सदियों से कार्य में ले रहे हैं और उनका उपयोग हम कई तरीके से करते हैं। दूसरी तरफ होते हैं गैर पारंपरिक, जिनका मतलब ये है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और वह अभी अभी हमें पता चले हैं और उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो बहुत तरीके से हम उनको काम में लेते नहीं हैं। अब जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा में थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि कुल जो ऊर्जा है वह संरक्षित रहती है, ना तो उसको बनाया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर कक्षा ले रही हूँ, तो जो ये मांसपेशियां कार्य कर रही हैं, इसी जो मस्कुलर एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वह साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप उसको एक वीडियो की तरह देख पा रहे हैं जो कि लाइट एनर्जी और आपका साउंड एनर्जी की तरह आ रही है, मतलब आपको ऑडियो विजुअल की तरह वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं इस स्टूडियो में हूँ, आप दुनिया के किसी और कोने में हैं, पर यह ऊर्जा यहाँ से उत्पन्न होकर आप तक पहुँची है और यह पूरे सिस्टम में कंजर्व्ड रही है, संरक्षित रही है, ना तो खत्म हुई है ना ही यह बनी है, यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुई है। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे हाथ में एक थाली है, अगर ये गिरा दी जाती है तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर एक मोमबत्ती है, इसको जलाया जाता है तो केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कोई भी एनर्जी जहाँ से कंज्यूम हो रही है जिस स्रोत से, उस स्रोत को दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, वो वहाँ से वो बच चुकी है, वो समाप्त हो चुका है, अब वह अगले रूप में जाने की तैयारी कर रहा है। इसी तरीके से हम बोलते हैं कि जो भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हर व्यक्ति के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से गवर्न होती है, मतलब उसकी ज़रूरतों पर आधारित होती है। जैसी उसकी ज़रूरतें हैं उतनी ऊर्जा उसको चाहिए होगी। जब भी हम ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं, ये किन चीज़ों पे आधारित है? पहला, कितनी आसानी से वो मिल रही है। दूसरा, उसकी लागत या कॉस्ट क्या है। तीसरा, उसको हम एफिशिएंटली उपयोग में ले पा रहे हैं या नहीं। और चौथा, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। यह सब हम समझ लेते हैं तो हम समझते हैं कि ऊर्जा सही में हमारे लिए उपयोगी है या नहीं और किस तरीके से एनर्जी को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। जितनी भी ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं ये अल्टीमेटली आ तो एक ही जगह से रही है, वो है सूर्य। तो सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण हो गई। अब जैसे भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम बात करते हैं उसमें दो प्रमुख चीज़ें आती हैं। जब भी हम कोई ईंधन काम में लेने की कोशिश करते हैं, इससे गर्मी कितनी उत्पन्न होगी, इससे धुआं कितना उत्पन्न होगा। पर अब विज्ञान इससे कहीं आगे बढ़ चुका है, तो उसको समझने के लिए हम जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के, उन पर भी बल देंगे। जब भी हम ऊर्जा के उपयोग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा विश्व भर में अगर देखा जाए तो कोयले का कंजम्पशन है, उसके बाद पानी का जो हाइड्रो पावर की तरह है, जो डैम्स से काम में लिया जाता है उसका, फिर पेट्रोलियम का, न्यूक्लियर एनर्जी और विंड एनर्जी का कंजम्पशन है। तो ये एक बहुत सिंपल कंजम्पशन पैटर्न हमने समझा है। अब हम बात करते हैं पारंपरिक स्रोतों की। पारंपरिक स्रोत जिनको कन्वेंशनल सोर्सेज भी कहा गया है, ये ट्रेडिशनल है, सदियों से चले आ रहे हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, आपका थर्मल पावर हो गया,
जो पानी से जनरेट होने वाली हाइड्रो एनर्जी है उसकी हम बात कर सकते हैं, पवन ऊर्जा है। तो ये सब आपके इसमें सूत्र आते हैं। एक एक करके हम विस्तार में इन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की। पुराने समय में हम लकड़ी का सूत्र मानते थे, बाद में धीरे धीरे कोयला मुख्य सूत्र हो गया, और जब से आपकी औद्योगिक क्रांति आई, कोयले का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ता गया, क्योंकि निश्चित तौर पे उपयोग भी बहुत तेजी से उस समय पे बढ़ रहा था। जब भी जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो बहुत सारा पर्यावरण में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर रिलीज होता है, जो कि एसिडिक ऑक्साइड्स की तरह एटमॉस्फेयर में आता है। ग्लोबल वार्मिंग एयर पोल्यूशन करता है और कई तरीके से एसिड रेन भी करता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर आती है कि किस तरीके से प्रदूषण को कम किया जाए और प्रदूषण को रोका जाए, वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम अगर समझें तो इसमें हमको एक थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन किस तरीके से होता है ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम थर्मल पावर की बात करते हैं तो क्या होता है, जो भी जीवाश्म है उससे जो एनर्जी निकल रही है, उससे जो गर्मी उत्पन्न हो रही है, उसको हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे हम ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जनरेशन कैसे होता है, मान लीजिए मेरे पास एक प्रेशर कुकर है, मैंने उसको गर्म किया और उसका जो भाप निकल रहा है या जो वाष्प निकल रहा है, उस वाष्प से मैंने एक पंखा बना लिया। मान लीजिए एक टेनिस बॉल में कुछ मेटल की शीट्स लगा दी और उसको वहाँ रख दिया तो वो घूमने लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। अब अगर इस मैकेनिकल एनर्जी से मैंने एक डायनामो कनेक्ट करके एक बल्ब लगा दिया तो ये बल्ब तुरंत ही जल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डायनामो क्या कर रहा है, आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी या एक एनर्जी का जो सूत्र है वो दूसरे एनर्जी के सूत्र में परिवर्तित हो रहा है। इसी तरीके से हम अगला बात करते हैं हाइडल पावर की। हाइडल पावर में क्या होता है, बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं जिसपे पानी को रोक दिया जाता है। तो अब इस रुके हुए पानी में पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब इसको जोर से गिराया जाएगा वेग से तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और ये जो डिफरेंस है इससे आपका टरबाइन घूमेगा और टरबाइन जब घूमेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। पर इस हाइडल पावर में कई सारे इश्यूज हैं। पहला, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा इशू है कि बहुत सारे लोगों को उस क्षेत्र से हटाया जाता है, जो वहाँ के आदिवासी जनजाति है उनको वहाँ से हटाया जाता है, तो बहुत बड़ा पर्यावरण पे एक बोझ बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी आप पानी को रोकते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधे जो उसके नीचे की सतह पर रहते हैं वो वहाँ पर जो सबमर्ज्ड पौधे हम कहेंगे वो वहाँ पर एक्टिविटी जनरेट करते हैं और खूब सारा मीथेन रिलीज करते हैं। उस मीथेन से आपकी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। भारत में तेहरी डैम, नर्मदा पे सरदार सरोवर, ये कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हैं जो काफ़ी समय से कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं। अगला है बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है, जो काऊ डंग होता है, भारत में जो पशुपालन है वो एक मेजर गतिविधि है ग्रामीण क्षेत्रों में, और जितना भी पशुपालन हो रहा है उससे आपका काउडंग उत्पन्न होगा जो कि काउडंग केक्स की तरह फॉसिल फ्यूल बर्निंग में काम में लिया जा सकता है। तो इस सभी काउडंग को एक डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है और उसको रखा जाता है कुछ समय के लिए, तो धीरे धीरे उसमें से गैस उत्पन्न होती है। ये गैस मीथेन होती है जो इसमें मुख्यतः 75% मीथेन होती है, और इसमें जो नीचे स्लरी बच जाता है उसको नाइट्रोजन और फास्फोरस में बहुत ही वो रिच रहता है, जिसकी वजह से उसको खाद की तरह या मैन्योर की तरह यूज़ में लिया जा सकता है। जो गैस है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा है कि वो बिना स्मोक के बर्न होती है, उसमें कोई नीचे रेसिड्यू नहीं बचता है और उसकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। पर निश्चित तौर पर मीथेन जनरेट होती है, और जैसा कि हमने बात की मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या होगा, मान लीजिए मैंने एक पवन चक्की लगाई, पर उस पवन चक्की से उतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती कि मैं उसको कॉमर्शियली वायबल कर सकूं या व्यापारिक रूप पे उसको पहुंचा सकूं। तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी पवन चक्कियां एक ही क्षेत्र में लगाने पड़ेगी, उसको विंड एनर्जी फार्म कहा जाता है। भारत में चरन का गुजरात में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। अब यहाँ पर क्या होता है,
ये जो विंड होती है इसको आप कॉमर्शियली वायबल बनाते हो। हमने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा है कि किस तरीके से समुद्र से पवन आती है और समुद्र और पृथ्वी के बीच में पवन चलती है, ज़मीन के बीच में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, क्योंकि ज़मीन और पानी के अनइक्वल हीटिंग से गर्मी प्रोड्यूस होती है और एयर मूवमेंट्स होते हैं। इस एयर मूवमेंट के कारण विंड मूवमेंट होता है। अब ये जो विंड एनर्जी है इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि विंड मिल रोटेट करती है। ये रोटेटरी मोशन फाइनली एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। पहले यहाँ पर ये समझना महत्वपूर्ण है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मान लीजिए बहुत तेज़ गर्मी पड़ी तो विंड मिल के जो पंखुड़ियाँ हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, वन टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लागत बहुत ज़्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये उसी क्षेत्रों में कारगर है जहाँ पर पवन चलती है। अगर पवन ही नहीं चलेगी तो आपकी विंड एनर्जी का प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। अगर विश्व में देखा जाए तो भारत का 5वां स्थान है, जर्मनी सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है, डेनमार्क एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसको कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है। भारत में कन्याकुमारी के क्षेत्र में तमिलनाडु के आसपास कई सारे पवन चक्कियों के फार्म्स देखे गए हैं, विंड एनर्जी फार्म्स देखे गए हैं, जहां पर कॉमर्शियली वायबल विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम बात करते हैं गैर पारंपरिक स्रोतों की। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपका सौर ऊर्जा। जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो 5 बिलियन वर्षों से हमारे पास सौर ऊर्जा आ रही है और अगले लगभग 5 खरब वर्षों तक ये चलता रहेगा। तो जो ऊर्जा आती है उसमें से आधी एब्जॉर्ब हो जाती है, आधी रेडिएट हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमने हीट बजट की जो अलग क्लास ली है उसमें इसका डिटेल कंपोजिशन हमने दिया है। अब ये जो सोलर एनर्जी हमारी पृथ्वी पर पहुंच रही है, ये कई तरीके से ऊर्जा उत्पन्न करने के काम में आती है। मान लीजिए कि मेघालय जैसा क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादातर बादल रहते हैं, वहाँ पर ये कारगर नहीं है, पर ट्रॉपिकल जो क्षेत्र हैं, ट्रॉपिकल जो कंट्रीज़ हैं, उनमें तो ये बहुत ही कारगर है, जहाँ पर भी धूप अत्यधिक मात्रा में देखी गई है। तो सोलर सेल्स का प्रोडक्शन होता है। सोलर सेल में सिलिकॉन लगता है, हाई ग्रेड सिलिकॉन काम में लिया जाता है। सेल्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए आपके सिल्वर लाइनिंग्स काम में ली जाती हैं। सोलर कुकर की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल है। उसमें ग्लास प्लेट होती है, ये ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर की तरह काम करती है, तो ग्लास शीट से ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होता है। और आपकी जो काली सतह है चारों तरफ, वो क्या करती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इससे क्या होता है, वो जल्दी गर्म होता है और जो चावल आपने उसमें रखे हैं, मान लीजिए रखे हैं, तो वो पक जाएंगे। तो ये होता है आपका सोलर कुकर का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल। इसकी इनिशियल लागत, जो भी सोलर सेटअप किया जाता है उसकी इनिशियल लागत ज़्यादा होती है, उसकी एफिशिएंसी कम होती है, पर निश्चित तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाए तो इसमें एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है और इसको एक वायबल सोर्स ऑफ एनर्जी बनाया जा सकता है। कई सारे आर्टिफिशियल या कृत्रिम सैटेलाइट्स उपग्रह जो होते हैं, स्पेस प्रोब्स जैसे मार्स ऑर्बिटर जो है, पूर्ण तरह सोलर एनर्जी पर रिलाय करते हैं। कई सारे टीवी रिले स्टेशन सोलर एनर्जी पर रिलाय करते हैं। अब अगली एनर्जी जो हम बात करते हैं वो है टाइडल एनर्जी। ज्वार की जो ऊर्जा है वो क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि लो टाइड और हाई टाइड आता है। गुरुत्वाकर्षण का जो बल लगता है आपके चंद्रमा के द्वारा, उसके डिफरेंस से जो लो टाइड और हाई टाइड का डिफरेंस जनरेट होता है, उससे आपकी टाइडल एनर्जी जनरेट होती है। इसी तरीके से वेव एनर्जी जनरेट होती है या लहरों की ऊर्जा। ये कैसे होती है, जो लहरें बहुत तेज हवा की वजह से आपके समुद्र के तट पर आके टकराती हैं, उन लहरों में ये वेव एनर्जी जनरेट होती है। इसी तरीके से ओशन थर्मल एनर्जी की हम बात करते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी क्या है, पानी के ऊपर की सतह पे सूर्य की किरणों की वजह से तापमान ज़्यादा रहता है, जबकि जो गहरी सतह है पानी की, वहाँ पर तापमान कम रहता है। तो ये जो तापमान का डिफरेंस है, इसकी वजह से ओशन थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। जो सतह पे तापमान है वह अमोनिया को बॉईल कर सकता है, और ये जो अमोनिया बॉईल हो रहा है इससे एक टरबाइन रोटेट हो सकता है, और वहाँ पर जो रोटेशन हो रहा है, वो जो ठंडा पानी नीचे से पंप हो रहा है, वो इस वेपर को लिक्विड बनाने में मदद कर देता है। और फाइनली
इंटरनली यहाँ पर एनर्जी जनरेशन हो जाता है, पर कॉमर्शियली वायबल नहीं है अभी तक। इसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, पर अभी तक रिसर्चेस डेवलपमेंट में है कि इसको किस तरीके से कॉमर्शियली रूप में वायबल बनाया जा सकता है। जियोथर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, चट्टानों के बीच बीच में पिघली हुई चट्टानें हैं, जहाँ पर जैसे ही पानी पहुँचता है वो वाष्प बन जाता है और वो छोटे छोटे छिद्रों से बाहर आने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स जनरेट होते हैं, और इन हॉट स्प्रिंग्स की वजह से क्या होगा, वहाँ पर आपका अगर उससे एक पाइप कनेक्ट करके उस पर टरबाइन लगा दिया गया है तो वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है। न्यूजीलैंड में, आपके भारत में मणिकरण में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी को काम में लिया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके से काम में आती है, या तो हम फिजन रिएक्शन बोलते हैं या फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है एक बड़ा पार्टिकल छोटे हिस्सों में टूटेगा, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। दूसरी तरफ फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें दो छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाएगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग रूप से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की बात करते हैं तो जितने भी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस हुए न्यूक्लियर दुनिया में, हम समझ सकते हैं जब विश्व युद्ध हुए थे तो न्यूक्लियर बम बना और इन सब में फिजन टेक्नोलॉजी काम में ली गई। फ्यूजन टेक्नोलॉजी अभी तक हमने वायबली काम में नहीं ली है। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, चाहे तारापुर का हो, चाहे काकरापारा का हो या कायगा का हो भारत में, ये सभी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे आधारित हैं। शुरुआती तौर पे जैसा कि हमने बोला डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी काम में ली गई थी, तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया था, पर बाद में धीरे धीरे न्यूक्लियर एनर्जी दूसरे पर्पसेस के लिए काम में आने लगी। न्यूक्लियर बम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बम में क्या होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा, पर दूसरी तरफ जहाँ न्यूक्लियर बम होगा वहाँ फिजन रिएक्शन होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है, चाहे वो यूरेनियम से हो रही है या प्लूटोनियम से हो रही है, जो उसका कोर हिस्सा है उसके आसपास आपका लिथियम या ड्यूटेरियम की लेयर है। अब जब उसका भीतर का तापमान 10⁻⁷ केल्विन पे पहुंच जाता है कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में, और वह बहुत अत्यधिक रूप में एनर्जी या ऊर्जा उत्पन्न कर पाता है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर रिएक्शन हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जा के स्रोतों की हमने बात की, यहाँ पर पर्यावरण की कंसर्न्स बहुत प्रमुख हैं। ज़्यादातर जीवाश्म ईंधन या थर्मल पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो रहा है, ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एसिड रेन जिसकी वजह से होता है, जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स के कारण नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न होता है, जिससे आपकी एसिड रेन होती है। तो निश्चित तौर पे क्या करना ज़रूरी है, स्वच्छ फ्यूल्स की तरफ जाना जरूरी है। सोलर एनर्जी एक बहुत अच्छा साधन माना गया है, पर सोलर एनर्जी हमें दिखने में ऐसा लगता है कि सोलर एनर्जी से कोई एनवायरमेंटल नुकसान नहीं हो रहा है, पर निश्चित तौर पे जहाँ पर सोलर एनर्जी के पार्ट्स की असेंबली हो रही है वहाँ पर तो एनवायरमेंटल डैमेज हो ही रहा है। तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत कॉशियस होना पड़ेगा या बहुत सतर्क होना पड़ेगा कि किस चीज़ का प्रभाव किस चीज़ पर कितना गहरा पड़ रहा है। अब क्या क्या सोर्सेज हैं जो डिप्लीट हो रहे हैं और क्या क्या सोर्सेज हैं जो रीजनरेट हो सकते हैं। जो सोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं उनको हम एग्जॉस्टेबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल। जो सोर्सेज रीजनरेट होते रहते हैं उसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, और ये कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो आज के अध्याय में हमने समझी। हम आगे के अध्याय में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स विज्ञान के आपके लिए लेके आते रहेंगे, पर एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि पारंपरिक गैर पारंपरिक अलग है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल अलग है। कई सारी पुस्तकों में आपको मिलेगा कि कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल एक है, बिल्कुल भी नहीं। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का बेसिस ये है कि वो कई सालों से काम में लिए जा रहे हैं, वो पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है या नहीं है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का अभिप्राय ये है कि वो सूत्र आपके एक बार में समाप्त हो जाएंगे या वो साल दर साल आपके चलते रहेंगे, वो बार बार रीजनरेट हो सकते हैं। तो एक बहुत मेजर अंतर है। बहुत सारी किताबों में आपको यहाँ पर गलत जानकारी मिल सकती है, तो सतर्क रहें, सही रेफरेंसेस हमेशा पढ़ें। हम आगे और बहुत सारे अध्याय आपके लिए लेके आते रहेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।